आइए मध्य प्रदेश की माइक्रो पॉलिटिक्स की बात करते हैं। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त ललित व्यास पांडे। साथियों, कई प्रकार की राजनीति होती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होती है, राष्ट्रीय राजनीति होती है और राष्ट्रीय राजनीति के बाद दलगत राजनीति होती है और दलदल राजनीति होती है। आज मैं सबसे अंतिम राजनीति यानी दलदल राजनीति की आपसे बात करने जा रहा हूं। दलदल राजनीति हर दलों में होती है। पहले तो दूसरे दलों से जीतने के लिए दलगत राजनीतियां होती हैं। एक दल दूसरे दल के खिलाफ अपना मोर्चा खोलता है, उसके खिलाफ अपनी रणनीति तय करता है और अपने आप को उससे बेहतर दर्शाने में, दिखाने में लगा रहता है और किसी भी तरह से अपनी राजनीति को वो चमकाता है। उसमें एन केन प्रकार किसी भी प्रकार के धन संपदा, संसाधन, स्रोत, ताकत, क्षमता, जो भी इस्तेमाल की जाने वाली विषय वस्तुएं होती हैं वो सबका इस्तेमाल करता है, सारे हथकंडे अपनाता है। आज मैं मध्य प्रदेश में बात कर रहा हूं, क्योंकि सत्तारूढ़ दल में भारतीय जनता पार्टी है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी की ही दलदल राजनीति की बात करने जा रहा हूं। दलदल राजनीति कैसे होती है? दलदल राजनीति एक शक्ति केंद्रित व्यक्ति होता है, फिर वो चाहता है कि उसी के इर्द गिर्द बाकी चीजें संचालित हों, यानी कि जैसा हम चाहें वैसी ही बाकी चीजें चलें, गतिविधियां चलें। लेकिन कई बार शक्तियों के कई केंद्र बन जाया करते हैं और शक्तियों के केंद्र जहां जहां होते हैं वहां पर विद्यमान व्यक्ति, हर व्यक्ति यही चाहता है कि हमारे हिसाब से, हमारे अनुसार से चीजें चलें। मध्य प्रदेश में दलदल राजनीति का विमर्श उस समय बहुत तेजी से आने लगा जब लगातार 3-4 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान को चुनाव जीतने के बावजूद भी उनको हटा करके एक नए चेहरे को भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर मुख्य चेहरा बनाया और मुख्यमंत्री बनाया। मैं मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की ही बात कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है कि अगर केंद्र द्वारा किसी को यहाँ पर स्थापित किया जाएगा तो केंद्र का ये दायित्व तो बन जाता है कि पूरे 5 वर्षों तक उसकी व्यवस्था और वो वहाँ तक टिक सके, इसकी वो व्यवस्था करें। और ये देखा भी जा रहा है लगातार। लेकिन मध्य प्रदेश के भीतर कई मर्तबा ये विमर्श प्रारंभ हो गया कि पूरे 5 साल मोहन यादव जी नहीं चल पाएंगे, नहीं टिक पाएंगे और इत्यादि 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 प्रकार की बातें होने लगी। इसी बीच में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे अमित शाह जी, जो वर्तमान केंद्रीय मंत्री हैं, गृह मंत्री भी हैं, उनका दौरा होता है और उन्होंने हर स्थान पर जाकर के ये चिन्हित कर दिया कि मध्य प्रदेश का पावर सेंटर मोहन यादव के पास ही रहने वाला है। थे शिवराज सिंह चौहान जी एक समय पर प्रासंगिक, लेकिन अब मध्य प्रदेश की जो राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, वो मोहन यादव पावर सेंटर के आसपास ही चलेगी। आइए हम इस पावर सेंटर के पीछे के कुछ और रहस्यों को खोलने का प्रयास करते हैं। अभी सबसे ज्वलंत मुद्दा जो इस समय पर चल रहा है वो क्या चल रहा है? इस समय पर सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है इंदौर में जो जहरीले पानी से कई लोगों की मृत्यु हुई है। थोड़ा और आपको पीछे ले जाते हैं तो जहरीली दवाई से कुछ बच्चों की मृत्यु हुई थी और उस पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी का नाम आया था, क्योंकि वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। कुछ और पीछे आपको ले जाते हैं तो आपको एक और घटना याद दिलाना चाहेंगे कि शराब माफियाओं का एक मामला आया था, जिसमें विषैली शराब से लेकर के शराब का जो गोरख धंधा हो रहा था, जो कालाबाजारी हो रही थी, उसमें नाम घसीटा गया था आपके दूसरे डिप्टी सीएम देवड़ा जी का। अब हम इन तमाम लोगों को लेकर के आपको दलदल राजनीति की एक बहुत बारीक बात समझाना चाहते हैं। जैसे ही विमर्श प्रारंभ हुआ कि मोहन यादव की सरकार क्या 5 साल पूरी चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, कई प्रकार के कयास लगाए जाने लगे। पता नहीं कहां से स्रोत निकल करके सामने आ जाते, तो उन्होंने अलग अलग पावर सेंटर के बारे में बातचीत करनी शुरू कर दी। आप बहुत बारीकी से ध्यान दीजिएगा, मोहन यादव 5 साल चलेंगे ये तय मान करके चलिए, क्योंकि ये केंद्रीय राजनीति के द्वारा यहाँ पर बैठाए गए हैं, स्थापित किए गए। इनकी कार्यशैली कैसी है, भाषा शैली कैसी है, क्रियान्वयन कैसा है, ये दूसरा विमर्श है। लेकिन हम पार्टी के अंदर यानी दलदल राजनीति की बात करें, और ये दलदल राजनीति केवल भारतीय जनता पार्टी में नहीं होती, बाकी पार्टियों में भी होती है। लेकिन अभी फिलहाल चूंकि सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, तो हम उसी के दलदल राजनीति के बारे में बात करेंगे आपसे। तो जैसे ही कोई शक्ति उभरना चाहती है, जैसे ही अपना सर उठाने लगती है, वैसे ही उस पावर सेंटर को शक्ति संतुलन नियम के तहत केंद्रीय राजनीति हो या प्रादेशिक राजनीति हो, उसके साथ विमर्श में लग जाती है और उसको कहती, भाई अभी रुक जाओ, तुमको पैजामे में रहने की ज़रूरत है। हाल ही में
लगातार अपने बयानों, अपने भाषणों और विधानसभा सत्र को संभालने से सुर्खियों में आए एक ताकतवर नेता, जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत ताकतवर नेता हैं, कैलाश विजयवर्गीय, फिर से गलियारे में जो हवा थी वो रुख बदल गई, तेज हो गई कि अब एक पावर सेंटर, जैसे प्रहलाद पटेल, बीच में प्रहलाद पटेल का नाम बहुत जोर शोर से लिया जा रहा था, अगर जो सवर्ण समाज है उसके नेता के रूप में राजेंद्र शुक्ला का नाम आ रहा था, तो दलित समाज से देवड़ा जी का नाम आ रहा था, तो वहीं एक और बीच का नाम निकल करके सामने आ गया कि भाई ओबीसी का चेहरा प्रहलाद पटेल जी काफ़ी सक्रिय थे, काफ़ी तेज़ी से नाम आ रहा था कि अगर कभी भी बीच में सरकार का अगर परिवर्तन करने का समय आता है, मुख्यमंत्री बदलने का समय आता है, तो किन किन चेहरों पर पार्टी दांव लगा सकती है। जिन जिन चेहरों पर पार्टी दांव लगा सकती है कि कयास लगाए जा रहे थे, उन सबको कहीं ना कहीं आप देखेंगे किसी न किसी विमर्श में, किसी न किसी विसंगति में फंसे हुए। पहला नाम लेते हैं हम लोग देवड़ा जी का। कुछ समय पहले शराब घोटाले का मामला आया और देवड़ा जी को उसमें लिप्त कर दिया गया। दूसरा नाम आया राजेंद्र शुक्ला जी का। बहुत किरकिरी हुई, जो विषैली दवाई के कारण उनका बहुत सारे बच्चों की मृत्यु हुई थी। और अभी हाल ही में एक और मामला सामने आ गया, आप देख ही रहे हैं, और वो है विषैले पानी का। ये सब मामले ऐसे नहीं होते। ये दलदल राजनीति अगर आपको समझना है तो बहुत बारीक तरीके से आपको जाना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि क्या ये सारी चीज़ें कराई जाती हैं? कराई नहीं जाती। इन पर जब नाम घसीटा जाता है और उसमें पार्टी अपना स्टैंड क्लियर नहीं करती है, बहुत हिफाजत से खेलती है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये शक्ति संतुलन के लिए किया गया एक प्रयास है। वैसे शक्ति संतुलन जैसे दूसरे राज्यों में सरकार बनाने के लिए आप राष्ट्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल होते हुए देखते हैं। आपको क्या लगता है? आप ये समझ लीजिए कि पहले की जो पार्टियां हुआ करती थी, जैसे कांग्रेस इत्यादि इत्यादि पार्टियां हुआ करती थी, वो भी एजेंसियों का इस्तेमाल करती थी, लेकिन वो केवल और केवल अपने विपक्षी पार्टियों के लिए इन एजेंसियों का इस्तेमाल करती थी और उनको धमका कर, डरा कर और विभिन्न प्रकार से उनको हिसाब किताब में रखा करती थी। लेकिन ये एकमात्र ऐसी पार्टी आई है जो विपक्षी पार्टियों को तो डराती धमकाती है ही, लेकिन साथ में अपने घर के भीतर जो बढ़ते हुए चेहरे होते हैं उनके खिलाफ भी उनका इस्तेमाल करके पर्याप्त मात्रा में शक्ति संतुलन करने का प्रयास करती रहती है। चाहे वो शिवराज जी हों, शिवराज जी को हटाने की जो लॉबिंग है वो बीते 3-4 साल से चल रही थी। बार बार अमित शाह जी का दौरा हो रहा था, टेबल पर चर्चाएं हो रही थी, नेगोशिएशन हो रहा था, और सूत्रों के हवालों से या अंतः खाने से खबर ये है कि फिर उनको भी ईडी और सीबीआई का तमाम हवाला दे करके और फिर लास्ट में उनका भी मान मनव्वल कर लिया जाता है। नेताजी लोग जो होते हैं उनकी नेतागिरी और उनकी ये चमक धमक और आभा मंडल केवल उनकी सैलरी से तो हो नहीं सकती है, केवल उनके व्यापार से नहीं हो सकती है। तो ये सब आभा मंडल करने के लिए सबको 9-2-11 तो करना ही पड़ता है, 3-2-5 भी करना पड़ता है। विभिन्न प्रकार के हथकंडे तो अपनाने ही पड़ते हैं, चाहे वो किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाना हो, चाहे वो कोई काम हो, हर जगह कुछ ना कुछ कट फिक्स है। तो जो नेता होता है वो बिल्कुल साफ सुथरा नहीं होता, क्योंकि उसको अपनी विभिन्न गतिविधियां संचालित करने के लिए कई प्रकार के गतिविधियों से होकर गुजरना पड़ता है। और ये एक नेता दूसरे नेता को भली भांति समझता है। तो जो बड़ा नेता होता है तो अपने वो सारी मशीनरी का इस्तेमाल उसके खिलाफ करने की धमकी देता है और उस जो ब्लैकमेलिंग है उसके आधार पर अपनी बातें मनवाने का प्रयास करता है। तो मध्य प्रदेश का पावर सेंट्रल कंट्रोल करने के लिए, मध्य प्रदेश में शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए इस प्रकार की चीज़ें जो हमारे आंखों के सामने हो रही हैं, वो स्पष्टता के तौर पर आप दलदल राजनीति की विशेषता के रूप में आप उसको देख सकते हैं। वो हो रहा है, नहीं होना चाहिए, इसका विमर्श मैं दूसरे वीडियो में कर चुका हूँ। जो भी चीज़ें होती हैं, जो हम आम जनता होते हैं, वो केवल प्रयोगशाला के एक चूहे होते हैं, प्रयोगशाला के कुछ बंदर होते हैं जो राजनीतिक हित साधने के लिए बीच बीच में हमें लेबोरेटरी में डाला जाता है। उसमें से हम में से ही कुछ लोग उसका शिकार हो जाते हैं, मतलब हम मौत की घाट उतार दिए जाते हैं। और लोग, चाहे वो दलदल राजनीति हो, चाहे वो दलगत राजनीति हो, चाहे वो राष्ट्रीय राजनीति हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, हम सभी कीड़े मकोड़ों का इस्तेमाल करके ये सारी राजनीतियों की रोटियां सेकी जाती हैं। तो हमको ये समझने की ज़रूरत है कि जो वर्तमान समय में स्थितियां चल रही हैं वो कितनी भयावह हैं, वो कितनी खतरनाक हैं। एक को हटाकर दूसरे को लाना, दूसरे को हटाकर तीसरे को लाना, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है।
आपको अगर राजनीतिक विमर्श समझना है, शक्ति का संतुलन देखना है, तो इन तमाम चीज़ों को अपने समझ के अनुसार एनालिसिस करने का प्रयास कीजिए। कौन क्या कह रहा है, बयान किसके आ रहे हैं, किसके नहीं आ रहे हैं, कौन सही है, कौन गलत है, इसका विमर्श बाद में करिएगा। लेकिन पहले वर्तमान भारतीय राजनीति को, ये वर्तमान नहीं है, ये पहले से चलती आ रही है और इसी प्रकार से राजनीति होती है। चाहे वो त्रेता युग की बात हो, चाहे वो द्वापर युग की बात हो, चाहे वो फिर आज कलयुग की बात हो, हर युग में जो भी राजा रहा है वो अपना पावर सेंटर बनाने के लिए इस प्रकार की गतिविधियां संचालित करता रहा है। जब कभी भी कोई सर उठाता हुआ दिखाई देगा तो उसका कद कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए इस प्रकार की घटनाएं होती रहेंगी और आपको लगेगा ये प्राकृतिक है, ये नेचुरल है, लेकिन ये नेचुरल दिखाया जाता है, नेचुरल बनाया जाता है, जबकि इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी कॉन्स्पिरेसी होती है, बहुत बड़े बड़े मशीनरी लगी होती है, बहुत बड़े इसके पीछे रणनीतिकार लगे होते हैं और उसको पटल पर लाने के लिए इस प्रकार की चीज़ें बार बार आती रहती हैं। तो एक बार फिर पावर सेंटर क्लियर हो चुका है कि आप अनुमान लगाते रहिए कि 2 साल रहेंगे कि 3 साल रहेंगे। स्पष्टता के साथ आपको समझना होगा मोहन यादव सरकार पूरे 5 साल रहने वाली है। आप अपनी एनर्जी इसमें बेस्ट करने की बजाय ये जो सामाजिक विसंगतियां हैं उनको कैसे ठीक किया जाए, सामाजिक समझ कैसे बढ़ाई जाए, राजनीतिक समझ कैसे बढ़ाई जाए, इस पर विमर्श जारी रखिए। सरकार आती है जाती है, आज मोहन यादव जी हैं, कल किसी और को बैठा देंगे क्योंकि उनका पैटर्न फिक्स हो गया है, किसी को भी वो रिपीट नहीं करने वाले हैं। अनुमान लगाते रहिए कि अगला पावर सेंटर कहाँ शिफ्ट होने वाला है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ख्याल रखिए अपना।